हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के क्लास 9, 10, 11, 12 के लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ओके। जिसमें हमने अब तक कई सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया जैसे कि आप सभी जानते हैं। और हमारा जो है ये जो है क्लास 9 का एक वीडियो लेक्चर है प्यारे बच्चों, जिसमें कि मैं आप सभी को केमिकल फॉर्मूला और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैप्टर है और आपके स्कूल में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाएंगे आपको उससे क्यों डिफरेंस है, इतना आपको ये होना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बड़े बारीकी से आप सभी को समझाने वाला हूँ। जितनी भी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें हैं मैं उसको बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े बारीकी से, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है उसमें कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे कि अब तक के लेक्चर समझ में आए हैं, ठीक वैसे ही ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हो मान लो, तो वहाँ पे क्लास 9 के लिए कभी भी न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कराया जाता बच्चों। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया जाता बच्चों को। वो आपकी मर्जी, आप सीखो ना सीखो उनकी मर्जी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बकायदा न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये न्यूमेरिकल क्या होता है। तो देखिए, न्यूमेरिकल मतलब होता है आपके आंकिक प्रश्न जो आपके बुक में आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो आंकिक प्रश्नों को भी आप पहली बार, आई थिंक ये पहली बार होगा आप लोग के लिए, आप 9th क्लास में सॉल्व करोगे। ओके। तो चलते हैं बच्चों, इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। क्या? यू क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज बाय आस्किंग फॉर देम। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हो जब आप उसके लिए कुछ क्वेश्चन करते हो। जैसे आपको किसी टॉपिक से संबंधित अगर मान के चलिए डाउट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसके लिए डाउट कंसल्ट करो अपने टीचर से। तो आप मुझसे कैसे डाउट पूछोगे? ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। तो आप जो है इस ईमेल पे मेल कर सकते हो मुझे और अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके। मैं बिल्कुल आप सभी को रिप्लाई करूंगा बच्चों। ओके। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनीमोर। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है आप सभी को कि ये लेक्चर कंप्लीटली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेने वाला हूँ। ओके। तो दोनों मीडियम के बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को कवर करते हैं। इंडेक्स में आपको क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले आपको देखना है सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। फिर आपको देखना है सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र क्या होता है, सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं, उनके अणु सूत्र क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। ओके। साथ ही यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ोगे यहाँ पे। ओके। और साथ ही सूत्र इकाई या द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ोगे यहाँ पे। बहुपरमाणविक आयन के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे। ओके। और बहुपरमाणविक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र भी देखोगे। मोल कॉन्सेप्ट समझोगे और पदार्थ के भार को मोल में कैसे दर्शाया जाता है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसी बीच में मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। उस न्यूमेरिकल की सहायता से आप बहुत कुछ सीख सकते हो बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या है दोस्तों? जैसे कोई भी चैप्टर का नाम है वो पूरे के पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है। और आपके इस चैप्टर का नाम है रासायनिक सूत्र। क्या नाम है? रासायनिक सूत्र। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अब तक हमने केमिस्ट, पहले तो हमने सीखा परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में सीखा। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि तत्वों को कैसे कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, किन लोगों ने उसके लिए खोज किया। लूथर मेयर समझा, न्यूलैंड समझा, डॉबेरनियर समझा, मैंडलीव समझा, मोजले समझा, बोर की अवधारणा समझी।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा, परमाणु क्रमांक सीखा, परमाणु भार सीखा। फिर उसके बाद हमने उनके गुणों को सीखा, जैसे सहसंयोजक बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है। इन सब के बारे में आपको सीखने का मौका मिला। अब इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इन सब चीजों को जो आपने सीखा है अब तक, या मान के चलिए अगर कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा है इस वीडियो लेक्चर को, तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि भाई अब जाओ, पहले आप उधर का देखो, पुराना लेक्चर जो है इसका पिछला जो लेक्चर मैंने कवर कराया है उसको पहले आप कवर करो, फिर आप यहाँ पे आओ। वैसे तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ही सही, बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, 5%। लेकिन अगर आप उधर के लेक्चर देख के आते हो तो आप नई चीज़ों को सीखते आओगे, और इस चैप्टर को कवर करोगे तो और भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा आई थिंक। तो इसी के बेसिस पे मैं बोल रहा था आपको कि इसमें हम देखेंगे कि जितने भी केमिकल्स हमने सीखे, जितने भी तत्वों के बारे में हमने सीखा, उन तत्वों का हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इम्प्लीमेंट कैसे करना है उनको, यानी कि यूज कैसे करना है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फाइनली इसी के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में अगर क्रिया करते हैं तो ये यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, कभी भी दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक तत्व जो है आपस में क्रिया करेंगे, दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं यौगिकों का। किसका? यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहां से देखिए, ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से बनते हैं। अब ये जो परमाणु बनेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ मिला और इसने क्या बना लिया, यहाँ पे HCl बना लिया। तो ये जो है ये निश्चित संख्याओं में आपस में संयोग करते हैं। ओके, कैसे निश्चित संख्या भाई, आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी कि क्या क्या निश्चित संख्या है। देखिए, इसके लिए आपको बेहतरीन एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे, किसके बारे में? वाटर के बारे में। कैसे? देखिए बच्चों, वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सटीक एग्जाम्पल रहेगा। जैसे देखिए क्या है, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, जैसे आप वाटर का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो? H2O लिखते हो? बिल्कुल लिखते हैं सर। अब ये H2O में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी सर? देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये कितना हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। तो ये दो हाइड्रोजन परमाणु, इसने जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ में मिला, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में मिला, तो इसने किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो एक जल का एक अणु तैयार होता है, जल का एक यौगिक तैयार होता है। तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो निश्चित होगी। अगर मान लो आप हाइड्रोजन को 4 कर दो, ऑक्सीजन को सिर्फ एक ही रखो, तो ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे। करेंगे अभिक्रिया, लेकिन उसमें से भी दो हाइड्रोजन ही अभिक्रिया करेंगे एक ऑक्सीजन के साथ में। यही हो पाएगा यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे आप 4 कर रहे हो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटलीस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन क्रिया करता है, वैसे 4 हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन क्रिया करेगा और ये बना लेगा 2H2O और ये बना लेगा H2O। तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है, निश्चित क्रम में होता है। जैसे हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि ये सब पदार्थ भी उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, और ये सभी पदार्थ क्या है? ये सभी पदार्थ कहीं ना कहीं एक यौगिक के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो हमने पहले भी इसके सूत्र के बारे में डिस्कशन किया है पिछले चैप्टर्स में, तो आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो आपका पहला टॉपिक आता है बच्चों, कौन सा टॉपिक आता है? सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र। हेडिंग लगा लीजिए आप अपने कॉपी में, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र। ये आपका पहला टॉपिक आता है। तो सहसंयोजी यौगिकों के सूत्रों के बारे में हमको पहला कवर करना है। तो देखिए, आपने पिछले चैप्टर में सहसंयोजी बंध के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ओके, और सहसंयोजी बंध वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों को सीखा था बच्चों। आई थिंक आपको वो सहसंयोजक बंध याद होगा।
जैसे कि सहसंयोजक यौगिक के लिए एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ओके। आप कोई दूसरे एग्जाम्पल देखोगे जैसे कि अमोनिया है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो ये आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जैसे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दूं कि सहसंयोजक बंध से ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इसको भी मैं आपको सिखा दूं यहाँ पे, तो फिर बात बनेगी, क्योंकि एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा और आप सीख भी जाओगे। तो देखिए, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना के बारे में डिस्कस करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना कैसे होगी? एक कार्बन परमाणु है, दो ऑक्सीजन है, यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है साफ साफ। अब ये लोग रासायनिक अभिक्रिया में कैसे भाग लेंगे, आइए इसको समझते हैं। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा, पहले आपको केंद्रीय परमाणु बनाना पड़ेगा, वो है कार्बन। कार्बन की परमाणु क्रमांक होती है 6, जिससे अगर आप ब्रेक करते हो तो 2 और 4 में ब्रेक होगा। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? इसके बाह्यतम कोश में आएंगे आपके, यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे आप देख लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो 2 और 6 में ब्रेक होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके बाह्यतम कोश में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि ये कैसे सहसंयोजक बंध में भाग लेंगे। तो इसके देखो, इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? दो दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजक बंध के साथ में साझा कर लेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, ये साझा कर लेगा, और ये ऑक्सीजन भी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये भी इस तरीके से साझा कर लेगा। ओके। अब उसके बाद यहाँ जो कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अंतिम कोश में। यहाँ पे 4 है, इसको 4 अन्य की जरूरत है। अगर ये 4 मिल जाएंगे तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो ये भी कार्बन भी क्या करेगा, पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ और दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा कर लेगा। इस तरीके से इनके बीच में सहसंयोजक बंध स्थापित हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब कि बंध संरचना कैसे होगी, उसको भी आप थोड़ा समझ लो। तो देखिए बच्चों, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर में हम लिख देंगे पहले देख लो, कार्बन ये क्या है, CO2 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हमको ये गौर करनी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखिए वैसे बंध संरचना वाला टॉपिक तो बाद में आएगा, तो हम इसको बाद में भी कवर कर सकते हैं। वैसे आप देखोगे तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा आपने क्या किया, एक केंद्रीय परमाणु बनाया था, और उस केंद्रीय परमाणु में हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाले में देखा था, केंद्रीय परमाणु में हमने क्या देखा था कि ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहे हैं, इसके साझा कर रहे हैं, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कि डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देंगे। मतलब कि अगर हमारे को यहाँ पे एक संरचना बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ में। ओके, तो कार्बन का तो ये अष्टक पूरा हो रहा है ना, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8, इसके ये 8 इलेक्ट्रॉनों का कोटा तो पूरा हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा ऑक्सीजन का पूरा हो रहा है कि नहीं, वो देखो। तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो यहाँ पे देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5 और ये 6। ओके, यानी कि ये 5, ये वाला और ये वाला 6। तो 6 ये हो गए, और 2 इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन की, ये दोनों, तो यानी कि इसके 8 हो गए। तो यानी कि इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। अब ये वाले ऑक्सीजन को देखो, इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। एक मिनट दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया 6। ओके, और यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से भाग ले रहे हैं, मतलब 8। तो ऑक्सीजन का भी अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो रहा है। इसका मतलब यह एक सहसंयोजक बंध की संरचना तैयार हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और इसको कवर भी कर सकते हो। ओके, अब जैसे देखो, किसी और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, मतलब कि यहाँ हम देख क्या रहे हैं, सहसंयोजक यौगिकों के सूत्र।
तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं किसका, CO3 का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये CO3 क्या है? देखो, पहली यह कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में एक और ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना चाहें, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु CO2 होता है, अगर मान लो हम इसमें एक और ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना चाहेंगे तो वो क्या होगा, तो उसकी किस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की संभावना होगी, इसका हमको अनुमान लगाना है। ओके। और दूसरी बात, पहली यह कि कार्बन परमाणु से साझा करें, तो दूसरी यह कि वह किसी भी ऑक्सीजन परमाणु से साझा करे। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकता। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर, कार्बन कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन को साझा। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे सबका स्टॉक पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे हमको वो आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। यदि हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन के सहभाजन पर विचार करते हैं, यानी उसको बांटने के लिए यहाँ पे विचार करते हैं, तो यह भी संभव नहीं है कि, क्योंकि और यहाँ पे रिक्त स्थान बचा ही नहीं है इस ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। कहाँ पे जुड़ेगा? इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, सबका तो अष्टक पूर्ण हो रहा है, तो ये अलग से ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ेगा? तो ये पॉसिबल स्टेट नहीं हो पाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अगले टॉपिक को कवर करते हैं। ये सारा टॉपिक आपको स्लाइड के रूप में, नोट्स के रूप में मिलेगा बच्चों, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है हमको। ओके, ये सारा टॉपिक स्लाइड के रूप में मिलेगा आपको, हड़बड़ी मत करो, आप आराम से आप सारा देखते जाओ कैसे बन रहा है, और जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको नोट भी करो। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ तो आपको नोट्स के फॉर्म पे मिलेगा ही सही, तो आप नोट भी करते चलो ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। हमारा अगला टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार। ओके, तो ये हेडिंग का नाम लिख लीजिए आप, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हमें यहाँ पे कवर करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का ये हमारा टॉपिक है जिसे हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप सभी को बोलना चाहूंगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, यानी कोई भी यौगिक है, वह जो है सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी, अगर आप देखते हो यहाँ पे किसी भी यौगिक की बात कर लो, अगर वो यौगिक किसके द्वारा जुड़ा हुआ है बच्चों, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक बंध के द्वारा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसका आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। किसका एग्जांपल देंगे हम? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, यानी कि वाटर का। ये हमारे पास H2O है। ओके, अब ये भी क्या है, सहसंयोजी यौगिक के हिसाब से हैं। अब इनके बीच में अगर आपको देखना है, क्या देखना है, कैसे सहसंयोजक बंध है, पहले उसको देख लो आप, फिर उसके बाद इसके बारे में संरचना देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है उसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि केंद्रीय परमाणु की संरचना करते हैं ऑक्सीजन की। इसके आपको अपने अभी अभी देखा है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करते हो तो 2 और 6 के रूप में ये ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हो तो अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो इसको घेर के रखे हैं, ये इस तरीके से। तो इनके अंतिम कोश में क्या आते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये तो आपको पता है क्योंकि एक ही परमाणु क्रमांक है इसका। अब हाइड्रोजन अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो ये जो है हीलियम के जैसे गुणवत्ता दिखाने के लिए, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है,
तो इस हिसाब से इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो जाएंगे बोल के यह सहसंयोजक बंध बना लेता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। और ऑक्सीजन को भी यहाँ अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे साझा कर लेगा, यहाँ पे भी साझा कर लेगा। और किस तरीके से एक संरचना तैयार करेगा, यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से एक संरचना बनाएगा बच्चों। किस तरीके से एक संरचना फॉर्म करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ में इस तरीके से साझा करेगा, और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ में साझा कर लेंगे आराम से। तो इनका भी अष्टक पूर्ण हो गया, ये यहां से करेगा, और ये इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये H2O की सहसंयोजक संरचना आपको समझ में आ गई। अब हम इसका चेक करेंगे, क्या? मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार। हम इसका अणु भार चेक करेंगे। तो H2O का अणु भार क्या है, यानी आणविक द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2 गुणित 1 हो गया 2, और ये हो गया 16, यानी कि टोटल कितना आ गया? 18। तो ऑक्सीजन का मतलब H2O का अणु भार यहाँ पे कितना होता है बच्चों? 18। ओके, जिसको आप यहाँ पे यूनिट से शो कर सकते हो, और इसको सिंबल होता है U। ओके, आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे का मतलब किसका देखेंगे? अब हम सल्फर डाइऑक्साइड का कवर करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, आप यहाँ पे लिख लो साथ में, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये बस आपके बुक का ही फॉर्मूला है, आपका बुक का ही एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। 9.2 आपके बुक में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन वहाँ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सल्फर डाइऑक्साइड को देखो, तो यहाँ पे एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम इसकी संरचना देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका अणु भार बन रहा है। सल्फर का अणु भार होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है 32, और इसका होता है ऑक्सीजन का 16। तो ये क्या हो जाएगा? ये 32 हो गया, प्लस 16 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, तो टोटल आ गया 64 यूनिट। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पता चल गया दोस्तों, कितना हो गया? 64 यूनिट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको अणु भार जानना है ना, तो मैं आपको कुछ तत्वों के अणु भार भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको डाउट हो रहा होगा, सर ये आपको कैसे पता? आवर्त सारणी में देखिए, वहां पे परमाणु क्रमांक और अणु भार दोनों दिया हुआ है, आपके बुक में देखिएगा आप। ओके, जैसे देख लो, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है भाई? 1 होता है। ओके, और उसके बाद कार्बन का अणु भार कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, लगभग बराबर होता है। देखो, परमाणु क्रमांक 1 है, अणु भार कितना है? यहाँ पे आप टेबल बना लो, ऐसे कॉपी में टेबल बना लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक तरफ लिख लेना एलिमेंट, यानी कि तत्व, एक तरफ लिख लेना आप जो है परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर, और एक तरफ लिख लेना आप क्या लिखोगे? एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। ये इस तरीके से पहले में लिख लो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। दूसरे में लिख लो कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका परमाणु भार होता है 12। दूसरे में लिख लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कर लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। तो लगभग बराबर है बच्चों, ये कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना? आप देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, जैसे और किस तत्व का बताता हूँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9, और इसका लगभग डबल 18। ओके, उसके बाद देखिए कौन सा आएगा आपका? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, और ये हो जाएगा 32। ओके, फास्फोरस का देख लीजिए। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, और ये हो जाएगा लगभग 31 के आसपास होता है, मान के चलो। ओके, इसी तरीके से आप और भी तत्वों का देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम का। सोडियम का ये थोड़ा सा यूनिक रहता है। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, और ये इसका परमाणु भार होता है 23। क्लोरीन का देख लो, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35। तो लगभग इस तरीके से इसके परमाणु भार को बांटा गया है दोस्तों, मतलब
परमाणु भार को दिखाया गया है यहाँ पे। तो टोटल अगर आपको अणु भार निकालना है, अणु भार क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा, एक ही तत्व का हुआ, और अणु भार क्या होगा, इन तत्वों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम H2SO4 का चेक कर लेते हैं। H2SO4 में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अणु भार, परमाणु भार होता है 1, सल्फर का 32, यहाँ पे ये 4 है, ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, 2 एकम 2 हो गया, ये 32 आ गया, और यहाँ पे 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा। सबको ऐड कर लो, 4 और 4 हो गया 8, 6 और 3 हो गया 9, यानी कि H2SO4 का अणु भार होता है 98 यूनिट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला आपका टॉपिक है आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र। तो चलिए हम इसको स्लाइड से कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और तत्वों के हम अणु भार को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ओके, देखिए जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आता है यहाँ पे एक सोडियम आएगा, एक क्लोरीन आएगा। सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके ओके, अब उसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ और तत्वों के अणु भार के बारे में। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 12, ये 2 है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 और 16 दूने 32। तो ये कितना हो गया टोटल, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो होपफुली आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, और आपको यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको किसी और तत्व का जानना है, ओके, तो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको उसके निकाल कर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको उसका बताना है कि उसके अणु भार कितने हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यूनिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यूनिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा। क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसको आप देख लीजिए कि ये बनेगा कैसे, कि यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यूनिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप यहाँ पे लिख के देखते हो, CO2 होता है इसका फॉर्मूला। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो दिख रहा है, पता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, या याद करने की या रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो कार्बन का यहाँ पे परमाणु भार दिया है कितना 12, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 16 दूने 32। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप देख लो इसको, 2 और 2 4, 3 और 1 4। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया कितना 44 यूनिट, ये इसका आंसर आ गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार पूछा था, कार्बन का 12 दिया था, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 गुणे 16 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना 16। ओके, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिए, इसका जो परमाणु भार है वो 16 होता है, तो 16 दूने 32, 32 में से 12 आपने जोड़ दिया तो 2 और 2 4 आ गए, और 3 और 1 4, 44 यूनिट हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया।
तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, जैसे यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो अमोनिया का परमाणु भार क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, 14 है, तो अमोनिया का क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर वो नहीं पता तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसको याद कर लीजिए, NH3 होता है, बड़ा ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन है जो 3 हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर रहा है। तो नाइट्रोजन का दे रखा है इसने 14, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, बड़ा ही सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 3 = 3, तो टोटल कितना आ गया, 17 यूनिट। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना मिल गया आपको, 17 यूनिट मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन चलते हैं थोड़ा स्लाइड में। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगले टॉपिक को हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टाइम लिमिट। लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड में जा करके आपको मैं ये सारे टॉपिक दिखाना चाहूँगा कि आप नोट्स में कैसे लिखोगे। आप जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ आपको स्क्रीन बोर्ड में, आप उसको नोट डाउन भी कीजिए। आप उसको पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप चलिए वहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपने देखा सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में हमको पता है कि इस प्रकार के यौगिक जिनके 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। पिछले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है अच्छा आसानी से, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा समीप के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार परमाणु समूह को अणु कहते हैं। अतः सहसंयोजी यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब देखो, कोई भी तत्व जो है वो अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन ये दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, और अष्टक तत्व जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, इनके जैसे व्यवहार प्रदर्शित करना चाहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सहसंयोजक बंध के माध्यम से यहाँ जुड़ा हुआ है बच्चों। और इसीलिए जो है यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ताकि ये नोबल गैसेस जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सके और इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और डिटेलिंग के साथ में। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं। ओके, आप उसका रिवाइज करते चलिए, तभी वो आपके लिए मील का पत्थर का काम करेगा। अदरवाइज सीख नहीं पाओगे बच्चों, भूलते जाओगे, सीख जाओगे फिर भूल जाओगे, सीख जाओगे फिर भूल जाओगे। जब तक रिविजन नहीं करोगे परफेक्ट नहीं हो सकोगे, इसलिए रिविजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।